मॉर्निंग स्टूडेंट, आई एम मंजू कंबोज GC रानिया। आज हमारा टॉपिक है निशस्त्रीकरण की आवश्यकता, BA थर्ड ईयर। कल हम लोगों ने किया था कि निशस्त्रीकरण क्या होता है और निशस्त्रीकरण कितने प्रकार का होता है, जिसमें हमने बात करी थी पूर्ण निशस्त्रीकरण। पूर्ण मीन्स कि पूर्ण विश्व के सभी तरह के हथियारों को, चाहे वो परंपरागत हों चाहे वो आणविक हों, सभी को क्या करना, समाप्त करना। सभी सैनिक प्रशिक्षण केंद्र, युद्ध मंत्रालय, दैनिक साजो सामान बनाने वाले कारखाने आदि सभी को, तो उसको हम कहेंगे पूर्ण निशस्त्रीकरण। उसके बाद हमने बात करी थी आंशिक मीन्स कि कुछ मात्रा में केवल कुछ अस्त्रों शस्त्रों पर रोक लगाना। जैसे 1963 में आंशिक परमाणु प्रशिक्षण प्रतिबंध संधि हुई थी। अंतरिक्ष और वायुमंडल और समुद्र के भीतर जितने भी परमाणु प्रशिक्षण होते हैं उन पर प्रतिबंध लगाया गया। उसके बाद अगला पॉइंट मैंने बताया था अनिवार्य निशस्त्रीकरण। अनिवार्य निशस्त्रीकरण में मैंने बताया था कि युद्ध के पश्चात जो विजयी राष्ट्र होते हैं वो पराजित राष्ट्रों पर इस चीज़ को थोपते हैं, और जो पराजित राष्ट्र होता है उसको विजयी राष्ट्र की बात को क्या करना पड़ता है, मानना पड़ता है, और अपने शस्त्रों को क्या करना पड़ता है, बिल्कुल ही समाप्त करना पड़ता है। उसके बाद ऐच्छिक, जब राष्ट्र स्वेच्छा से अथवा अंतर्राष्ट्रीय संधियों द्वारा जब निशस्त्रीकरण को स्वीकार करते हैं तो उसे हम कहते हैं ऐच्छिक निशस्त्रीकरण। जैसे 1968 में परमाणु अप्रसार संधि को 172 देशों ने अपनी इच्छा से क्या किया था, स्वीकार किया था। इसी प्रकार एक पक्षीय निशस्त्रीकरण, जब कोई अपनी इच्छा से ही कोई राष्ट्र हथियारों में कटौती करता है। जैसे 1991 में सोवियत संघ के विघटन के बाद रूस को काफ़ी आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था, जिस कारण से उसने एक पक्षीय निशस्त्रीकरण को क्या दिया, महत्व दिया। द्विपक्षीय होता है जब दो राष्ट्र मिलकर किसी संधि द्वारा एक निश्चित समय के भीतर अपने हथियारों की कटौती की बात करते हैं, तो वो कहलाता है द्विपक्षीय निशस्त्रीकरण। तो आज हम बात करेंगे कि निशस्त्रीकरण की आवश्यकता क्यों पड़ी। अगर मैं बात करूं विश्व में शांति और सुरक्षा की बात करें, अगर हम राष्ट्र संघ बनाया गया, राष्ट्र संघ, प्रथम विश्व युद्ध हुआ, राष्ट्र संघ बना, द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, संयुक्त राष्ट्र संघ बना, और इन संगठनों का बनाने का उद्देश्य क्या था कि विश्व में शांति और सुरक्षा को क्या रखा जाए, बनाए रखा जा सके। तो सेम हम कह सकते हैं कि निशस्त्रीकरण पर बल दिया गया ताकि विश्व में शांति और क्या बनी रहे, सुरक्षा बनी रहे। मनुष्य इसलिए युद्ध नहीं करते कि उनके पास हथियार हैं, बल्कि इसलिए युद्ध करते हैं कि वह लड़ना क्या समझते हैं, आवश्यक मानते हैं। अतः विद्वानों ने जो है निशस्त्रीकरण के कई अर्थों में जो है इसको जो है एक्सप्लेन किया है, जिसमें हम फर्स्ट बात करते हैं कि निशस्त्रीकरण क्यों आवश्यक है, क्या कारण रहे इसके पीछे। तो फर्स्ट पॉइंट हमारा आता है विश्व शांति व सुरक्षा के लिए। अगर मैं बात करूं कि निशस्त्रीकरण की आवश्यकता क्यों पड़ी, तो सबसे महत्वपूर्ण जो पार्ट है हमारे सामने, वो सभी राष्ट्रों के सामने, वो विश्व शांति बनाए रखना, सुरक्षा बनाए रखना, जिस कारण से निशस्त्रीकरण को क्या दिया गया है, महत्व दिया गया है। कहते कि यदि सभी व्यक्ति व देश युद्ध का परित्याग कर देंगे, विश्व में शांति और सुरक्षा अपने आप ही क्या हो जाएगी, स्थापित हो जाएगी। आज विश्व जो है, प्रत्येक विकसित देश, जो जितने भी विकसित देश हैं, वो क्या करते हैं, अधिकाधिक हथियारों का, शस्त्रों का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं, और उन्हें देखकर अविकसित देश भी जो है धन अर्जित करने लग गए हैं। वो भी जो है हथियारों का प्रयोग, हथियार बनाना, शस्त्र बनाना, उस पर धन खर्च कर रहे हैं, जिसके कारण जो है युद्धों को क्या हो सकता है, बड़ा खतरा, युद्धों का खतरा पैदा हो सकता है, युद्ध हो सकते हैं। अतः निरंतर युद्ध का माहौल बने रहने के कारण क्या है, विश्व शांति और जो सुरक्षा है वो क्या पड़ सकती है, खतरे में पड़ सकती है। अतः हम कह सकते हैं कि शस्त्र के एक राष्ट्र की विदेश नीति को सैनिक दृष्टिकोण जो है प्रदान करते हैं, जिससे युद्ध और संघर्ष की संभावना क्या रहती है, जीवित रहती है, जागृत रहती है। अतः हैडली बुल के अनुसार क्या है, युद्ध का कारण शस्त्रीकरण नहीं है,
उन्होंने युद्ध के कारणों के पीछे अंतर्राष्ट्रीय प्रतिद्वंदिता तथा तनाव की स्थिति बताई है। अतः शस्त्रीकरण की होड़ तभी संभव है जब दो राष्ट्रों में मनमुटाव बढ़ जाता है और इन मनमुटावों के कारण ही संघर्ष छिड़ता है और युद्ध होता है। अर्थात शस्त्रीकरण की स्थिति अंतर्राष्ट्रीय तनाव और युद्ध के मध्य बनती है। अतः शूमैन ने भी यही कहा था कि शस्त्रीकरण की होड़, संघर्ष जो होता है वो संघर्ष की जो आशंका है वो क्या है, शस्त्रीकरण की होड़ के द्वारा ही पैदा होती है। और युद्ध की संभावना भी किससे निकलती है, शस्त्र से निकलती है। और ये लोग ये मानते भी हैं कि शस्त्रों के कारण ही युद्ध होते हैं। वह गाड़ी के घोड़े के आगे खड़े रहने का प्रयत्न करते हैं। अर्थात जिस राष्ट्र के पास ज़्यादा अस्त्र शस्त्र होंगे, जिस राष्ट्र के पास ज़्यादा परमाणु अणुबम शक्ति होगी, वो राष्ट्र क्या दूसरे को डराता रहता है, दूसरा राष्ट्र भी उससे डरता है और वो भी कहता है कि कहीं वो राष्ट्र मेरे पर आक्रमण ना कर दे, जिस कारण से वो राष्ट्र भी शस्त्रों का निर्माण करने में क्या है, लग जाता है, जिससे विश्व शांति और सुरक्षा को क्या पहुंचता है, खतरा पहुंचता है। अतः हम कह सकते हैं कि निशस्त्रीकरण होना क्या है, जरूरी है। निशस्त्रीकरण को महत्व देना पड़ेगा अगर विश्व में शांति और सुरक्षा को बनाए रखना है और युद्धों को क्या है, रोकना है। उसके बाद है निशस्त्रीकरण आर्थिक विकास में सहायक होता है। अगर मैं निशस्त्रीकरण की बात करूं तो विश्व के अधिकांश विकसित देश हैं, कितने ही विकासशील देश हैं, कई अविकसित राष्ट्र हैं, सभी क्या है, धन को आर्थिक क्षेत्र में न लगाकर केवल किस क्षेत्र में लगाते हैं, सैनिक क्षेत्र में ज़्यादा लगाते हैं, जो कि उनकी आर्थिक स्थिति के लिए क्या होता है, हानिकारक होता है। क्योंकि तीसरी दुनिया के अधिकांश राष्ट्र जो थे द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात दासता की जंजीरों से मुक्त हुए हैं और इस काल में जो साम्राज्यवादी शक्तियां थी उन्होंने इनका खूब शोषण किया था, आर्थिक रूप से उनको पंगु बना दिया था। और इन राष्ट्रों ने अपनी स्थिति को सुदृढ़ बनाने के लिए, अपनी रक्षा के लिए जो है धन को सैन्य उपकरणों व सेना पर खर्च करना क्या कर दिया, शुरू कर दिया। अतः विकसित राष्ट्रों ने भी अपने निहित स्वार्थों की पूर्ति हेतु विकासशील देशों को युद्धों में उलझाए रखा, जिसके कारण यह देश जो धन अपने आर्थिक विकास पर खर्च करना चाहिए था, उसने भी सैनिक साजो सामान खरीदने पर क्या कर दिया, खर्च कर दिया। यदि विकासशील देश निशस्त्रीकरण की प्रक्रिया को अपनाते हुए निशस्त्रीकरण के रास्ते पर चलेंगे तो देश का आर्थिक विकास हो सकता है, क्योंकि ये देश जितना धन अपनी रक्षा पर खर्च करता है उतना धन वो आर्थिक स्थिति पर, जो आर्थिक विकास पर खर्च करे तो शीघ्र ही आर्थिक शक्ति क्या है, बढ़ सकती है। अतः हम कह सकते हैं कि अगर विकसित या विकासशील देश या अविकसित देश निशस्त्रीकरण को बढ़ावा देंगे तो जो है काफ़ी हद तक जो है आर्थिक विकास को हम क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। आर्थिक स्थिति में जो है क्या लाया जा सकता है, सुधार लाया जा सकता है। जो पैसा शस्त्रों पर खर्च होना है वो पैसा क्या है, आर्थिक स्थिति में सुधार लाने के लिए प्रयोग किया जा सकता है। अतः हम कह सकते हैं कि निशस्त्रीकरण से क्या होता है, आर्थिक विकास में सहायक होता है। निशस्त्रीकरण से अंतर्राष्ट्रीय तनाव को भी कम किया जा सकता है। यदि मैं अंतर्राष्ट्रीय तनाव में कमी लाने के लिए निशस्त्रीकरण क्या है, सहायक है। शस्त्रों की होड़ के कारण प्रत्येक राष्ट्र क्या अधिक से अधिक हथियार इकट्ठा करने लग जाता है, अधिक से अधिक हथियार इकट्ठा करने की सोचने लगते हैं। उसका दुश्मन भी उससे भयभीत होता है और वो भी जो अधिक से अधिक जो भयंकर हथियार खरीदता है, जिसके कारण क्या होता है, भय का वातावरण पैदा हो जाता है। और इस भय के वातावरण में क्या है, शस्त्रीकरण आग में घी का ही काम करता है, अंतर्राष्ट्रीय तनाव को बढ़ाता है। अतः हम कह सकते हैं कि अगर निशस्त्रीकरण को बढ़ावा दिया जाएगा तो काफ़ी हद तक जो है, जो अंतर्राष्ट्रीय तनाव है उसको क्या किया जा सकेगा, कम किया जा सकेगा। जैसे हेडली बुल के अनुसार शस्त्रों की होड़ सवै तनाव की सूचक है। अतः अंतर्राष्ट्रीय तनाव को कम करने व आपसी सहयोग की वृद्धि के लिए आवश्यक है कि निशस्त्रीकरण पर क्या दिया जाए, बल दिया जाए। उसके बाद अगला हमारा पॉइंट आता है, निशस्त्रीकरण उपनिवेशवाद व साम्राज्यवाद का अंत करने में सहायक होता है।
जब एक देश के पास बड़ी मात्रा में हथियार जमा होते हैं तो वो इनका प्रयोग किस लिए करता है? अपना प्रभाव क्षेत्र बढ़ाने के लिए इसका प्रयोग करेगा। इसके कारण उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद में भी बुराइयां पैदा होंगी। साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद शक्ति बढ़ाने का दूसरा रूप ही अगर हम माने तो है। अतः यदि राष्ट्र निशस्त्रीकरण पर बल देंगे तो शक्तिशाली राष्ट्र कभी भी अपना प्रभाव क्षेत्र बढ़ाने की नहीं सोचेंगे, जिसके कारण उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद का क्या हो जाएगा? अंत हो जाएगा तथा राष्ट्रों के मध्य आपसी सहयोग व शांति का वातावरण बना रहेगा। अतः हम कह सकते हैं कि अगर देश निशस्त्रीकरण को बढ़ावा देते हैं तो काफ़ी हद तक उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद का क्या हो जाएगा? अंत हो जाएगा। उसके बाद लोक कल्याण को ये बढ़ाता है। सभी राष्ट्र, चाहे वो विकसित हों, विकासशील देश हों, अविकसित देश हों, सभी जो है शस्त्रों पर धन व्यय करते हैं। विकसित राष्ट्र हथियारों के निर्माण पर और विकासशील राष्ट्र हथियारों की खरीद पर अरबों डॉलर प्रति वर्ष व्यय कर देते हैं। इनकी मात्रा में जो धन होता है वो सैन्य उपकरणों पर ही खर्च किया जाता है, जबकि लोक कल्याण के कार्यों की तरफ ध्यान नहीं दिया जाता। अतः हम कह सकते हैं कि यदि निशस्त्रीकरण को बढ़ावा दिया जाएगा तो काफ़ी हद तक जो है बेरोजगारी, बीमारियां, भूखमरी जो है विकासशील देशों में पाई जाती है। अगर निशस्त्रीकरण को वहाँ पर बढ़ावा मिलता है तो काफ़ी हद तक जो है बेरोजगारी, बीमारी और भूखमरी को कम किया जा सकता है और वही पैसा जो है लोक कल्याण कार्यों में क्या किया जा सकता है? खर्च किया जा सकता है। विनाशकारी कार्यों में वे किए जाने वाले इस धन को लोक कल्याणकारी कार्यों में लगाकर जो है पृथ्वी को क्या बनाया जा सकता है? स्वर्ग बनाया जा सकता है। अतः अमेरिकन राष्ट्रपति आइंजनहावर के अनुसार भी प्रत्येक बंदूक जिसे बनाया जाता है, प्रत्येक युद्धपोत जिसको पानी में उतारा गया है, प्रत्येक रॉकेट जिसे छोड़ा जाता है, अंतिम अर्थों में उन लोगों के प्रति जो भूखे रहते हैं, जिन्हें खाना नहीं खिलाया जाता, जो ठुठुरते हैं, जिनके पास वस्त्र नहीं है, एक चोरी के प्रतीक होते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि निशस्त्रीकरण अगर होगा तो लोक कल्याणकारी कार्यों में जो है वो पैसा लगाया जा सकता है और कल्याणकारी कार्यों को क्या किया जा सकता है? पूरा किया जा सकता है। कोई भूखा नहीं रहेगा, कोई नंगा नहीं रहेगा, कोई ठंड में ठिठुरेगा नहीं, अर्थात सभी के पास रोटी होगी, सभी के पास क्या होगा? कपड़ा होगा और सभी के पास क्या होगा? मकान होगा। अगर सभी राष्ट्र निशस्त्रीकरण को बढ़ावा देते हैं और जो शस्त्रों पर खर्च किया जाता है बनाने में और ख़रीदने में, वो पैसा जो है लोक कल्याणकारी कार्यों में क्या किया जाएगा? लगाया जाएगा। उसके बाद है विदेशी हस्तक्षेप को रोकना। जब बड़े राष्ट्र शस्त्रों का भारी मात्रा में निर्माण कर लेते हैं और इन्हें दूसरे देशों में जैसे अविकसित देशों में बेचते हैं, कुछ अविकसित देश क्या है, इन देशों से नवीन तकनीक के सैन्य उपकरण आयात भी करते हैं। इसके कारण उन विकासशील देशों के आंतरिक मामलों में भी क्या होती है? दखल अंदाजी होती है। अतः आम तौर पर यह देखा भी गया है कि बड़े राष्ट्र जो होते हैं वो शस्त्र निर्माण और शस्त्र सहायता को राजनीतिक दबाव के साधन के रूप में भी प्रयुक्त करते हैं, ताकि परोक्ष रूप से जो प्राप्तकर्ता देश है, जो इसको खरीद रहा है, प्राप्तकर्ता देश दाता देशों के चुंगल में क्या रहे? फंसा रहे। यही नहीं, शस्त्र सहायता एवं शस्त्र निर्यात के नाम पर जो बड़ी शक्तियाँ होती हैं वो छोटे राष्ट्रों की अर्थव्यवस्था में क्या करती हैं? हस्तक्षेप करती हैं। अतः विकासशील देशों में महाशक्तियों के बढ़ते हुए हस्तक्षेप को रोकने के लिए यह जरूरी है कि वह देश में मिलकर किस चीज़ को बढ़ावा दे? निशस्त्रीकरण को बढ़ावा दे, ताकि विदेशी हस्तक्षेप को क्या किया जा सके? रोका जा सके। इसके साथ साथ सैनिकीकरण की अगर मैं बात करूँ तो सैनिकीकरण को रोकने के लिए भी निशस्त्रीकरण जरूरी है। जैसे आज प्रत्येक राष्ट्र क्या है? अपनी सुरक्षा के लिए लाखों की सेना इकट्ठे किए हुए। चीन की बात करें, भारत की बात करें, अमेरिका की बात करें, रूस की बात करें, आदि देशों की स्थायी सेना में कई लाखों में है उनकी स्थायी सेना। इन देशों के अतिरिक्त छोटे छोटे जो राष्ट्र हैं, इराक, ईरान, उत्तरी कोरिया, क्यूबा आदि की सेना में भी कई लाखों में है। सैनिकों का होना इस बात का प्रतीक है कि किसी भी प्रकार से युद्ध में विजय प्राप्त की जाए। अतः शस्त्रों की उपस्थिति का अर्थ भी क्या है? शक्ति का प्रदर्शन करना।
धमकी, आक्रमण, विरोध आदि को प्रोत्साहित करना है। अतः हम कह सकते हैं कि बढ़ते हुए सैनिकीकरण को रोकने के लिए भी निशस्त्रीकरण को क्या है, बढ़ावा देना क्या है, जरूरी है। निशस्त्रीकरण को क्या देना पड़ेगा, महत्व देना पड़ेगा। अतः प्रत्येक राष्ट्र, चाहे वो विकसित है, विकासशील है या अल्प विकसित देश है, उनको जो है निशस्त्रीकरण को क्या देना चाहिए, महत्व देना चाहिए। उसके बाद सैनिक गठबंधनों को रोकता है निशस्त्रीकरण। निशस्त्रीकरण क्या, सैनिक गठबंधनों को रोकता है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद शस्त्रीकरण की प्रक्रिया बहुत तेज थी। इसके दौरान कई सैनिक गठबंधन हुए। नाटो, सीटो, सैंटो, एजुस गठबंधन अमेरिका के द्वारा किए गए। सोवियत संघ के द्वारा भी साम्यवादी देशों को मिलाकर वार्सा पैक्ट नामक सैनिक गठबंधन हुआ। इसी तरह 1985 की मैं अगर बात करूं तो गोर्बाचोव और रीगन के मध्य भी वार्ता हुई थी कि निशस्त्रीकरण को क्या दिया जाए, बढ़ावा दिया जाए और धीरे धीरे नाटो को छोड़कर सभी सैनिक गठबंधन क्या कर दिए जाए, समाप्त कर दिए जाए। अतः हम कह सकते हैं कि निशस्त्रीकरण के कारण ही सैनिक गठबंधनों को क्या किया गया था, रोका गया था। सैनिक गठबंधनों का क्या किया गया था, अंत किया गया था। ये संभव किसके कारण हुआ था, निशस्त्रीकरण के कारण। अतः सैनिक गठबंधनों को रोकने के लिए भी निशस्त्रीकरण को बढ़ावा देना क्या था, जरूरी था। उसकी आवश्यकता पर बल देना क्या था, जरूरी था। उसके बाद जो हमारा लास्ट पॉइंट आता है वो है परमाणु युद्ध से बचाव के लिए भी जरूरी है निशस्त्रीकरण। अगर मैं द्वितीय विश्व युद्ध की बात करूं, 7 अगस्त 1945 को अमेरिका ने नागासाकी पर और 9 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराए, जिसके कारण क्या हुआ था, भयंकर नरसंहार हुआ। इसके पश्चात 1949 में सोवियत संघ ने, 1954 में ब्रिटेन ने, 1959 में फ्रांस ने तथा 1963 में चीन ने भी परमाणु बम्बों का आविष्कार किया। इन देशों ने मिलकर क्या किया, परमाणु क्लब बना लिया और परमाणु क्षमता पर अपना क्या कर जमा लिया, एकाधिकार। अतः परमाणु शक्ति का प्रसार न हो, इस कारण से धीरे धीरे भारत ने भी इसराइल, ब्राज़ील, दक्षिण अफ्रीका, इराक, पाकिस्तान, कनाडा आदि, ऑस्ट्रेलिया आदि देशों ने भी परमाणु क्षमता प्राप्त कर ली, जिसके कारण परमाणु युद्ध होने के क्या बढ़ गए हैं, आसार बढ़ गए हैं कि कभी भी किसी भी समय परमाणु बम हो सकता है। तीसरा विश्व युद्ध जो है, तीसरे विश्व युद्ध को बढ़ावा मिल सकता है। इसके कारण क्या है कि परमाणु क्लब के जो सदस्य राष्ट्रों को चिंता भी है कि उन्होंने परमाणु युद्ध को रोकने के लिए किस चीज़ पर बल दिया है, निशस्त्रीकरण पर बल दिया है। और इस दिशा में एक परमाणु प्रसार निषेध संधि की। इसके अतिरिक्त नवशीत युद्ध के दौरान 1982-83 में मैं बात करूं तो अमेरिका और सोवियत संघ के मध्य परमाणु युद्ध के आसार बढ़ गए थे, परंतु 1985 में गोर्बाचोव रीगन के मध्य शांति वार्ता आरंभ हुई और इसके कारण निशस्त्रीकरण की प्रक्रिया क्या हुई, आरंभ हुई और परमाणु युद्ध का भय क्या था, थोड़ा टल गया था। लेकिन आज भी अगर हम वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में जो है अनेक देशों के पास परमाणु बम है, जिसके कारण जो है कभी भी युद्ध होने के आसार हो सकते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि प्रत्येक राष्ट्रों को जो है निशस्त्रीकरण को क्या देना चाहिए, बढ़ावा देना चाहिए। आज के लिए इतना ही बेटा, बाकी हम कल करेंगे। धन्यवाद।